डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की शानदार जीत, बीएनपी को मिला 2/3 बहुमत, छात्र नेतृत्व वाली एनसीपी को चुनाव में झटका, तारिक रहमान का बांग्लादेश पीएम बनना तय, पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई। आज से बदल जाएगा पीएम ऑफिस का पता, प्रधानमंत्री ऑफिस आज सेवा तीर्थ में होगा शिफ्ट, पीएम मोदी करेंगे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, आज साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग। यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन करेगी योगी सरकार, योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया हलफनामा, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। रांची में सिविल कोर्ट के बाद डीसी ऑफिस पर निशाना, मेल के जरिए कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत, बीएनपी को मिला दी 2/3 बहुमत, छात्र नेतृत्व वाली एनसीपी को चुनाव में झटका, तारिक रहमान की 17 साल बाद धमाकेदार वापसी, बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान ने दोनों सीटें जीती, तारिक रहमान बनेंगे बांग्लादेश के अगले पीएम, तारिक रहमान के जुलूस के बजाय नमाज पढ़ने की अपील की, पीएम मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। आपको बता दें, बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के ने सदन में 2/3 बहुमत हासिल किया है। रात भर हुई वोटिंग की गिनती में बहुमत हासिल करने के तुरंत बाद पार्टी ने लोगों को धन्यवाद दिया और बधाई भी दी। देश और उनके लोगों की भलाई के लिए शुक्रवार को खास इबादत करने की अपील की। वहीं पीएम मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। बांग्लादेश के आम चुनाव में छात्र नेतृत्व वाली छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और उसने जिन 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से सिर्फ 5 पर ही जीत हासिल हुई। यह पार्टी युवा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बनी थी, जिन्होंने पिछले साल विरोध प्रदर्शनों में अहम भूमिका निभाई थी और खुद को 2 दलीय राजनीति के विकल्प के रूप में पेश किया था। बीएनपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के दावेदार तारिक रहमान ने 2 महत्वपूर्ण सीटों ढाका 17 और बोगरा 6 से अनौपचारिक रूप से जीत दर्ज कर ली है। 17 साल के बाद बांग्लादेश वापस लौटने के बाद तारिक रहमान के लिए यह जीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार के आम चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से तारिक की बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच है। देर रात तक वोटिंग की गिनती जारी रही। बीएनपी मीडिया सेल्स के सदस्य शायरुल कबीर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि तारिक रहमान ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। तारिक रहमान की यह जीत बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवासी लीग चुनाव मैदान से बाहर है। इस बार का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार के नेतृत्व में पहला आम चुनाव कराया गया है। देश भर की 299 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ है, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव रद्द करना पड़ा। चुनाव आयोग के अनुसार देश भर में लगभग 12.7 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से करीब 50 लाख पहली बार वोट डालने मतदाता शामिल हुए। चुनाव के साथ ही 84 सूत्रीय सुधार पैकेज जुलाई नेशनल चार्टर पर जनमत संग्रह भी कराया गया। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू कर दी गई और शुरुआती नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तारिक रहमान की दोनों सीटों पर जीत बीएनपी के लिए बड़ी राजनीतिक बढ़त साबित हो सकती है और यह बांग्लादेश की आगामी सत्ता संरचना को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल पूरे देश की नजर अंतिम चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है, जिससे नई सरकार के गठन की दिशा तय होगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, तारिक रहमान की जीत के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बताइए जरा। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद देश की जनता में नई उम्मीदें जागी थी और खास करके जो छात्र नेतृत्व वाली छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी को लेकर के उम्मीदें जगी थी कि ये बांग्लादेश में कुछ नया करेगी, तो बांग्लादेश के आम चुनाव में छात्र नेतृत्व वाली इस पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया वाली, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए सदन में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है।
शेख हसीना के बेटे तारिक अनवर ने लोगों को धन्यवाद दिया और देश के लोगों को भलाई के लिए शुक्रवार को खास इबादत करने की अपील की है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश के ये जो नतीजे हैं चुनाव के, क्या बांग्लादेश को वापस पटरी पर ले आ पाएंगे? तो अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी पिछले एक साल से, वह अब किस करवट में दिशा लेगी, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज से पीएम का नया ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस आज सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा। पीएम मोदी करेंगे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। आज साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग। 78 सालों तक सत्ता का केंद्र रहा साउथ ब्लॉक। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। ये दोनों इमारतें करीब 78 सालों से देश की सत्ता का केंद्र रही हैं। शुक्रवार को यहां सरकार के कामकाज का आखिरी दिन होगा। सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने से पहले पीएम मोदी साउथ ब्लॉक में केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक करेंगे। यह बैठक शुक्रवार शाम 4 बजे तय है। यह ब्रिटिश काल की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है। बिल्डिंग में आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। वहीं सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन और कर्तव्य पथ बनाए गए हैं। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ से इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओबीसी आयोग का गठन करेगी योगी सरकार। यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन करेगी योगी सरकार। योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य पिछड़ा आयोग का गठन करेगी। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर ये मांग की गई कि जिनमें से कहा गया था कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 5 महीने पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाए कि इस आयोग का गठन किया जाए। इस याचिका में पर जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की बेंच ने सुनवाई की। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सरकार उक्त आयोग के गठन की प्रक्रिया में है। इसके बाद कोर्ट में याचिका में कुछ शेष न बचने के कारण उसे निस्तारित कर दिया। बता दें आपको कि यूपी में साल अप्रैल मई के महीने में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी दावा कर चुके हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव अपने समय पर ही कराए जाएंगे। दूसरी तरफ अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में चुनाव में देरी भी हो सकती है। इससे पहले नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर ओबीसी आयोग का गठन करने की मांग की है थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराए जाएंगे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, जिस तरीके से यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत को चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, उसको लेकर क्या जानकारी है? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? हाँ बिल्कुल, देखिए अंकिता,
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं और ये माना जा रहा था कि मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि अब सरकार ने हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें जानकारी दी है कि जो पंचायत चुनाव होने प्रदेश में उससे पहले एक समर्पित जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको बनाया जाएगा और उसके बाद ही पंचायत चुनाव। अब तो जहाँ तक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात सरकार ने कही है, तो जो ये स्पष्टता हुई है उसके आधार पर आप ये समझिए कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा उसके आधार पर ही जो सीटों का आरक्षण तय होगा, जो पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव की जो सीटें उनका आरक्षण तय होगा। और चूंकि ये सरकार ने भी पिछड़ा आयोग वर्ग बनाने की बात कही है, उसके बाद सीटें उसी आधार पर सीटें तय होगी, तो इसमें समय लग सकता है। हालांकि जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका बार बार ये दावा रहा है कि जो पंचायत चुनाव है वो अपने समय पर होंगे। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट में ये जो याचिका सरकार ने अपनी तरफ से लगाई है, जो ये हलफनामा सरकार ने दिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि पंचायत चुनाव संपन्न होने में थोड़ा सा भी वक्त लगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर है रांची से, जहां रांची कलेक्ट्रेट में बम की धमकी, मेल के जरिए बम से उड़ाने की आई धमकी। सिविल कोर्ट के बाद डीसी ऑफिस पर निशाना, साइबर टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने पहुंचकर जांच की। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आपको बता दें, रांची सिविल कोर्ट के बाद अब डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल ये धमकी ईमेल के जरिए मिला है, जिसकी वजह से प्रशासन और पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना के आते ही पूरे समाहरणालय परिसर की घेराबंदी भी कर दी गई है। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस की कई टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई और सघन तलाशी अभियान भी शुरू किया गया। साथ ही समाहरणालय के हर कमरे, दफ्तर और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच की गई। इस क्रम में अधिकारियों से जानकारी मिली कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। उधर धमकी के बाद समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा मुख्य गेट पर सख्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। बहरहाल अब बिना जांच के किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसे लेकर पुलिस अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उधर पुलिस अब धमकी भरी ईमेल्स के स्रोत का भी पता लगाने में जुट गई है, जिसे लेकर साइबर सेल की टीम तकनीकी जांच कर रही है कि ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मेल आया था, हम लोग को मेल मिला है, उसके मैसेज आया कि हम लोग जो है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को बम से उड़ाएंगे। उसी आलोक में हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे बीडी टीम और डॉग स्क्वाड जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट होता है उसको बुलाए। उसी को बुला के हम लोग कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के सभी ब्लॉक, पार्किंग हो सभी फ्लोर और सभी ब्लॉक को भी हम लोग चेक करवा रहे हैं। और नीचे पार्किंग में जितना पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुरानी सामान रखा हुआ है, सारा चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं। और फ्लोर में भी जो गमला वगैरह है या ऐसे कुछ सामान रखा हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक सब ऐसे कुछ मिला नहीं है, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है, आखिर ये धमकी भरा मेल भेजने के पीछे किन लोगों का हाथ है? क्या अभी तक सबूत इकट्ठे हुए हैं? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि ये जो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें, पिछले कुछ महीनों से देखें तो बिहार और झारखंड में दोनों ही जगहों पे जो पब्लिक प्लेस है या जो पब्लिक प्लेस है वहां पे लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कभी कलेक्टेरिएट में तो कभी पुलिस ऑफिस में तो कभी अदालत में। ये अदालत में ऐसा ये है, एक मेल आता है, एक टेलीफोन, एक गुमनाम मेल आता है, एक गुमनाम कॉल आता है और ये हर प्रशासन में हड़कंप मचती है। कहा जाता है, उसमें मेल में लिखा होता है यहाँ पे फलाना जगह में बम होगा, कलेक्टेरिएट को उड़ा दिया जाएगा। ये जो लगातार जो इन कुछ महीनों से देखा जाए तो ये घटनाएं हो रही हैं। अभी तक इस पर कोई मुकम्मल हल नहीं निकल पाया कि आखिर क्यों ऐसा होता है। लगातार ऐसी घटनाएं घटी। इसी कड़ी में जो है कल जो एक रांची कलेक्टेरिएट में एक गुप्त सूचना मिली, एक गुप्त ईमेल आया कि अब रांची कलेक्टेरिएट को बम से उड़ा दिया जाएगा। समझ रहे, पिछले कुछ दिन पहले भी रांची के जो है सिविल कोर्ट था, वहां भी ऐसा एक मेल आया था। उसके पहले भी एक टेलीफोन कॉल आया था कि रांची सिविल कोर्ट को इसको उड़ाया जाएगा। उसी कड़ी में कल जो है कलेक्टेरिएट में भी ऐसा आया। तो तमाम जो है जिला प्रशासन पूरी तरह
जोरों से अपना ये लगाने लगी कि आखिर कहाँ से ऐसा मेल आया है, और लगातार आनन फानन में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई। बम स्क्वाड, पुलिस स्क्वाड, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, तमाम जो जितने जो ऐसे थे वो वहां पर पहुंचे और बारीकी से छानबीन करने लगे। सब कुछ जो है गेट पर देखने लगे। इवन जो वहां पे तमाम जो कुछ गाड़ियां खड़ी थी, जो पहले से भी कुछ गाड़ियां खड़ी थी, उन जगहों पर भी तलाशी ली गई कि खोजा गया कि आखिर बम स्क्वाड है। क्योंकि ये घटनाएं तो लगातार हो रही है और ये कुछ मिलता नहीं है। लेकिन पुलिस ने भी एक बड़ा सा ये बयान दिया है कि नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सलीके से खोजबीन शुरू की है, लेकिन कुछ नहीं मिला। डोर टू डोर ऐसा हर आदमी को जो है, जो भी वहां पर कलेक्टेरिएट में जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा जांच हो रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अंकिता, लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं और फिर ऐसा हो रहा है तो प्रशासन जो है उसको मुस्तैद होती है और वो कहीं कुछ पाया नहीं जाता है। लेकिन अनहोनी ये घटनाएं, अगर ये जैसे आपने सुना होगा कि बाघ आया और कुछ होता नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि बाघ सचमुच में आता है और वो जो है ऐसा एक घटना घटती है। ठीक कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आतंकवादी संगठन है या जो देश को तोड़ना चाहते हैं या जो राज्य को तोड़ना चाहते हैं, उनकी निगाहें जो है, असामाजिक तत्व है, उनकी निगाहें हैं कि लगातार हम लोग के मेल को भेजे और ये अफवाह फैलाएं और पुलिस जो है तत्पर रहे। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब पुलिस निष्क्रिय हो जाएगी या बहुत साधारण तरीके से इसको लेगी और कोई बड़ी घटना का अंजाम दिया जा सकता है। तो ये घटना हो सकती है। इसलिए तमाम जो प्रशासन को होना चाहिए कि इस पर प्रशासन कह भी रही है और जो है तमाम जो है बिहार के में भी ऐसी घटनाएं होती है तो वहां भी पुलिस मुखिया जो थे, यहाँ के भी पुलिस मुखिया का कहना है कि नहीं, हम लोग जो है बारीकी से देख रहे हैं और इसके सूत्र की जानकारी, इसका कहाँ से स्रोत आया, ईमेल जो आ रहा है उसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्यों इस पर ऐसा घटनाएं होती हैं, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। बहरहाल देखने वाली बात होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन आतंकवादियों का या उस असामाजिक तत्वों को हमारी सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी पुलिस या महकमा जो है कैसे इस पर हैंडल कर पाती है। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चिंता का विषय है क्योंकि जो पब्लिक ये प्लेस है, जो ये कलेक्टेरिएट हुआ, सिविल कोर्ट हुआ, तो तमाम जो है यहाँ पब्लिकों का जमावड़ा रहता है, आम आदमियों का जमावड़ा रहता है और हर आदमी अपने आप में परेशान रहता है और उसमें ढेर सारी दुकानें होती हैं, ढेर सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो अगर इसमें कोई गाड़ियां में अगर कोई बम रख दे या वैसी कोई वस्तुएं रख दे और कोई ब्लास्ट कर जाए तो कोई अनहोनी घटना घट सकती है। तो सरकार तो इस पर मुस्तैद है। आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा, सरकार पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है कि इस पर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि हम लोग इस पर निगाह कर रहे हैं और जो सूत्र का पता लगा रहे हैं कि आखिर कैसे होता है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।